चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कैसी रही छुट्टियां आप लोगों की? बोरिंग? बढ़िया। लाइट बंद कर दीजिएगा आप सब। ठीक। हम लोगों ने काफी इंतजार करा दिया है बैलेंस शीट को फाइनल करने के लिए। काफी ज्यादा इंतजार कराया है। आज हम लेक्चर में सबसे पहले बैलेंस शीट को ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इशू ऑफ शेयर्स के हर क्वेश्चन पर आप लोग बैलेंस शीट तैयार करें और उसकी खूब अच्छी तैयारी करें। अदरवाइज क्या होता है कि हम इशू ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्रीज तो खूब अच्छे से सिखा देते हैं बच्चों को, लेकिन बैलेंस शीट की तैयारी नहीं हो पाती और बाद में जल्दी जल्दी में टीचर्स लोग ये कह देते हैं कि हाँ भाई ये फॉर्मेट है, इसको रट लो या इन व्हाट्सोएवर, वो कुछ तो भी आपको दिखा दिया जाएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है। बट आप लोगों को अगर अभी से मैं कंपेयर करूं पिछली वाली बैलेंस शीट से और अब वाली बैलेंस शीट में, और मैं आप लोगों को फर्क बता दूं उसका, तो मुझे लगता है शायद आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। व्हाट्सएप से लगता है ये बात। पिछली बार हमने देखा था कि बैलेंस शीट में कुछ ये सारी चीजें होती हैं, कैपिटल, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एसेट्स, और फिर यहां पर कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस वाले आइटम्स होते हैं। हम लोग ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ऑल द रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स शुड सिट अंडर बैलेंस शीट एंड ऑल द नॉमिनल अकाउंट शुड सिट अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। I'm sorry। तो ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी एसेट एंड ये वाला जो कॉलम है, ये सारे के सारे डेबिट बैलेंसेस का कॉलम है। ये बात आप लोगों को पता है। और ये सारे के सारे रियल और पर्सनल अकाउंट के वो वाले बैलेंसेस हैं जिनका क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों को भी पता है। रियल और पर्सनल अकाउंट्स बॉयज ग्रुप को पता है ना ये बात? ठीक है। तो हमने कल उस दिन ये बात सीखी थी कि इस बैलेंस शीट को बनाते वक्त किसी का कोई धर्म नहीं है। अगर सुन लेंगे ना बहुत मजा आएगा, बातें नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। इस बैलेंस शीट को बनाते वक्त हमने ये बात नोटिस करी थी कि इस बैलेंस शीट को बनाने का कोई धर्म नहीं है। जिसकी मर्जी आई कैपिटल उसने नीचे लिख दिया, जिसकी मर्जी आई फिक्स्ड एसेट्स नीचे लिख दिए, कैश ऊपर लिख दिया। आपने इवन आपने देखा होगा आपकी नोटबुक्स, अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी, आपने आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा कि कभी भी कोई भी बैलेंसेस कहीं पर भी लिखा हुआ होता था। बट मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि हम बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट कॉर्पोरेट्स की, और बड़े लेवल पर काम होने जा रहा है। और मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया था कि सपोज मान लीजिए आपकी मम्मी ने अपने लेफ्ट हैंड साइड में चाय की पत्ती रखी हुई है, शक्कर रखी हुई है, इधर नमक है, मसाले हैं, ये सारी चीजें हैं। तो वो हाथ के दांव आपके बिल्कुल ऐसे रखे हुए हैं। इधर बैठ जाइए। हाँ ठीक। वो हाथ के दांव चीजें ऐसी रखी हुई हैं कि पता नहीं चलता है। आंखें बंद कर दी मम्मी और फौरन चाय की पत्ती उठा लेती हैं, इधर से नमक मिर्च उठा लेती हैं। सही है ना? सपोज मानिए कि आप किचन में गए, आपने वहां से वो चीजें हटा दी और उसके बाद आपने वो चीजें गड़बड़ करके रख दी। अब मम्मी ढूंढ रही हैं, तो मम्मी ने आपको तरीका बताया कि भाई देखो ये तरीका नहीं है चीजों को रखने का, तरीका ये है। तो आपको नहीं लगता जब हम इतनी इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इसके लिए भी कोई ना कोई तौर तरीके होने चाहिए? वो तौर तरीके आपको मुझे सिखाने हैं। आप लोग समझ लीजिएगा बैलेंस शीट आप खुद ब खुद बना लोगे कॉर्पोरेट्स की भी, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है उसमें। अच्छा, अब आप ये सोच के देखिए, अब आप ये सोच के देखिए कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो कि जितने भी दुनिया में किचन बनते हैं उन सब में लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ चाय की पत्ती रखी हुई हो और इधर जो है नमक और मसाले रखे हुए हैं। आप दुनिया के किसी भी किचन में जाएं और आंखें बंद करके बस ऐसे करके हाथ डालें और आप लोगों को चाय की पत्ती मिल जाए। यहां पर मैं होम साइंस की क्लासेस नहीं ले रहा हूं, फिलहाल एक तरीका बता रहा हूं कि हमें बैलेंस शीट बनाते वक्त एक धर्म रखना है। हमें बैलेंस शीट बनाते वक्त एक धर्म रखना है और उस धर्म का पालन करना है। वो बातें अब हम यहां पर सीखेंगे। वो धर्म क्या है, वो तौर तरीके क्या हैं, वो तो हम सीखेंगे। तो हमने बताया था कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं उनको हम लोगों ने एक वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है, और वो वर्टिकल फॉर्मेट में कैपिटल की सारी चीजों को, कैपिटल से एसोसिएटेड सारी ही चीजों को हमें एक साथ रख देना है। वो कैसे रखेंगे, कहां रखेंगे, वो बात की बातें हैं। फिर हम लोग सारी की सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिखेंगे, फिर एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स लिखने के बाद में हम टोटल करा देंगे उनका। ओके जी।
ये वो चीज है जो आप लोगों को बैलेंस शीट नई वाली दिखाई जा रही है। इसमें हमने क्या किया है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये कुछ और चीजें हैं, इसका हमें यहाँ डिस्कशन करना है अच्छे से। अब मान लीजिए सपोज आपको ये देखना है कि ये वाली जो शेयर कैपिटल है, ये वाली शेयर कैपिटल, इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितने इशूड शेयर कैपिटल है, कितनी पेड अप शेयर कैपिटल है। आपको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहां पर। तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये देखकर कि शेयर कैपिटल का अमाउंट इतना है, बात खत्म हो गई। बट यू वांट टू सी डिटेल्स ऑफ इट, तो इसका तरीका बेहतरीन है। इसमें इन्होंने नोट नंबर्स की बातें करी हुई हैं। इन्होंने क्या काम करा, नोट्स में गए, नोट्स में जाने के बाद में इन्होंने कहा कि भैया आपको नोट्स की डिटेल्स देखनी है तो आप फलाने पेज नंबर पर चले जाओ, फलाना नोट नंबर चेक कर लो जाकर। तो इन्होंने जो है ये डिटेल्स ये दिखा दी। इसमें क्या हुआ है, नोट में कोई कोई बहुत बड़ी साइंस लगाई हुई नहीं है। हाँ, कभी आप ये सोचो बहुत बड़ा गणित लगा दिया, साइंस लगा दी, रॉकेट साइंस कहने से समझ में ही नहीं आ रही बात। कोई भी बात नहीं है। जितनी भी चीजें एसोसिएटेड हो सकती थी, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इस बात का डिस्क्लोजर दे दिया, और कितने कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कितने कितने रुपीस के हिसाब से, इस बात की बातें बता दी, बस और कुछ नहीं। तो अगर मुझे ये जानना था कि शेयर कैपिटल की डिटेल्स क्या है, तो इससे ज्यादा डिटेल्स और क्या हो सकती हैं। ये बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो बात पूछ लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आपने इसमें पढ़ा है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मैं सही पढ़ रहा हूं? आप लोग मेरे साथ ही हैं इस वाली बात पर? ये शेयर वारंट्स क्या होते हैं, पता है किसी को? मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, आप लोगों के ज्यादा सिलेबस में ये नहीं है, बट क्योंकि ये फॉर्मेट में है और फॉर्मेट आपके सिलेबस में है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना यहां पर लाजमी है। शेयर वारंट्स क्या होते हैं, पता है किसी को? थोड़ा बहुत भी किसी को पता हो? नहीं पता? सपोज एक जेपी मॉर्गन नाम की एक कंपनी है, उसने जो है मिस्टर इश्तियाक को बहुत शुरुआत से अपॉइंट करके रखा हुआ था। दोनों नाम बिल्कुल नए लिए हैं। आज से पहले मैंने ये एग्जाम्पल नहीं उठाया है, ना जेपी मॉर्गन का ना इस नाम का, ताकि आप लोग रिलेट कर सके कि मैं कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं जब मैं आगे चल के रिविजन कराने की बात करूंगा तो। ठीक है जी। मैंने क्या कहा कि जेपी मॉर्गन ने मिस्टर इश्तियाक को बहुत इनिशियल स्टेज ऑफ कंपनी में अपॉइंट कर लिया था। मिस्टर इश्तियाक उनके बहुत होनहार और बहुत लायक एम्प्लॉय हैं। इनकी सैलरी जो है कंपनी 50 लाख रुपए साल की कर चुकी है। इतने शानदार आदमी हैं। अब इससे ज्यादा और पैसा क्या दें, क्योंकि उनको बाकी लोगों को भी समझना है। अगर इनके ही बहुत सारे पैसे बढ़ा देंगे तो फिर बाकी स्टाफ को भी पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। तो कंपनी ने इनसे ये कहा कि इश्तियाक भाई देखो, हम आपको एक काम करना चाहते हैं आपके साथ। कंपनी आज जिस स्टेज पर है, कंपनी आज जिस स्टेज पर है, उस स्टेज पर कंपनी ने बहुत तरक्की करी है पिछले दिनों के मुकाबलों में, और हमें ऐसा लगता है कि आज के बाद भी आपके साथ रहकर हम बेइंतहा शानदार तरक्की करने वाले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे किसी तरीके से पार्टनर बन जाएं। कंपनीज में तो पार्टनर बनते नहीं, लेकिन समझाने की खातिर उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ एसोसिएट हो जाएं। तो उसने कहा इश्तियाक ने कि भाई मैं तो देखो फिलहाल कुछ हूं ही नहीं, मेरे पास तो कुछ ज्यादा पैसे है ही नहीं कि मैं आपकी कंपनी के भैया शेयर खरीद लूं। लेकिन जेपी मॉर्गन ये बात सोच रही है कि इन केस अगर हमने इसको अपने साथ एसोसिएट कर लिया, इससे अपना रिश्ता कायम कर लिया या इसको शेयर होल्डर बना दिया, तो ये और ज्यादा लगन जस्तजू से हमारे पास काम करेगा। उसकी वजह यह है कि अगर हमारा फायदा होगा तो इसके शेयर्स का भी तो फायदा होगा। ये बात समझ में आई एवरीवन? अगर हमारा फायदा होगा तो इसका भी तो फायदा होगा भैया। ये बात समझ में आई? अब क्या होता है, कंपनी ये कहती है कि ठीक है भैया, मार्केट प्राइस इस वक्त 75 रुपीज का चल रहा है, हम आपको वो 75 रुपए वाला शेयर 30 रुपए में देने को तैयार है। आप हमारे एम्प्लॉय हो ना,
मार्केट से थोड़ी खरीद रहे हो, आप तो हमसे खरीद रहे हो, इसलिए हम वो आपको मार्केट प्राइस से कम में देने को तैयार हैं, 30 रुपए में देने को तैयार है। लेकिन उसके लिए आपको हमसे ये चीज खरीदनी पड़ेगी 10 रुपए की। ये एक पर्चा जो है ये राइट देता है आपको इस बात के लिए कि आप हमसे शेयर खरीद सकें। इस बात को बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के लिए ही नहीं होता है, बट ईसॉप जो है, ESOP जो है, ये एक एग्जाम्पल है इस चीज के लिए। ये बात समझिए आप लोगों को, ये बात समझिए आप लोगों को, मैंने क्या बोला अभी अभी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय को शेयर्स बेचने का प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। सही है। तो ये ईसॉप जो है, हमने एक ये कहा है कि हमने एम्प्लॉय को एक राइट दिया है कि भैया तुम अगर चाहो तो हमसे ये पन्ना खरीद लो साहब, और इस पन्ने के एवज में, इस पर्चे के एवज में तुम हमसे 75 रुपए वाला शेयर 30 रुपए में खरीद लेना। तो वो पर्चा कैसा दिखता है भाई? पर्चा दिखता है कुछ वो ऐसा, ठीक है। तो इश्तियाक साहब ने ये शेयर वारंट, स्टॉक वारंट खरीद लिया, 10 रुपए दे दिए। अब इश्तियाक के पास अथॉरिटी है कि भैया वो आगे चल के इसके एवज में शेयर्स जेपी मॉर्गन के खरीद ले, और उसके पास ये भी अथॉरिटी है कि वो इस वारंट को किसी दूसरे आदमी को बेच दे, ठीक है। तो वो क्या 10 रुपए में उसको बेचेगा किसी दूसरे आदमी को? हाँ, नहीं बेचेगा, ठीक है ना। अब इश्तियाक उसको क्या कर रहा है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जेपी मॉर्गन ने जो 10 रुपए इस वारंट के खरीदे हैं, वारंट के अपने पास 10 रुपए रखे हैं, वो 10 रुपए अपनी बैलेंस शीट में वो कहां दिखाए? क्या वो जेपी मॉर्गन की इनकम है, या वो उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है? शेयर कैपिटल है। क्या हमने उसको शेयर्स बेच दिए इश्तियाक को? अगर इश्तियाक वो शेयर्स, वो ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लेता, उसके बाद हम उसको शेयर अलॉट कर देते, तो कोई बात ही नहीं बचती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी उसने वो शेयर खरीदे नहीं है, हमने जो है सिर्फ 10 रुपए उससे लिए हुए हैं। मेरा सवाल ये, 10 रुपए मैं कहां दिखाऊं? क्या शेयर कैपिटल के अंदर दिखाऊं, या रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाऊं? हो सकता है कि वो ना एक्सरसाइज करे वो वाला ऑप्शन, हो सकता है वो काजी अली को बेच दे, फिर काजी अली हमारा शेयर होल्डर बने। हाँ जी, तो होगा तो कहीं ना कहीं वो कैपिटल से ही एसोसिएटेड पार्ट है, बट क्या वो शेयर कैपिटल का पार्ट है? हाँ जी, क्या वो कैपिटल का पार्ट है? आप अपनी इतने सोचो, दिमाग में रखो बातें, मैं बाद में दोबारा से ये बात कनेक्ट करूंगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं ये शेयर वारंट क्या होता है। शेयर वारंट आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट गिव द होल्डर, होल्डर कौन है यहां पर? मिस्टर इश्तियाक, मिस्टर होल्डर द राइट टू बाय अ कंपनी शेयर और सेल अ कंपनी शेयर। अभी फिलहाल मैं सेल वाली बात को इग्नोर कर रहा हूं, यहां पर मैं कह रहा हूं बाय अ कंपनी शेयर एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस। प्री डिटरमिन्ड प्राइस क्या था मेरे एग्जाम्पल में? 30 रुपीज पर शेयर। 30 रुपीज पर शेयर में मैं ये बेचने को तैयार हूं। क्या ये राइट मैंने उसको जिंदगी भर के लिए दे दिया? एक फिक्स टाइम पीरियड दिया है, 12 महीनों के अंदर अंदर इस काम को कर लेना, नहीं करोगे तो तुम्हारा राइट खत्म हो जाएगा एट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अगर 12 महीनों के अंदर अंदर इश्तियाक ने 10 रुपए तो देकर अपने पास से वो वारंट को एक्सरसाइज कर लिया,
तो वो 30 रुपए के हिसाब से शेयर खरीद लेगा, वारंट भी दे देगा, 30 रुपए भी दे देगा, उसको शेयर अलॉट हो जाएंगे। अगर उसने शेयर नहीं खरीदे तो भैया कोई बात नहीं, आपका जो अपॉर्चुनिटी थी वो लैप्स हो गई, आपके पैसे मर गए, बात खत्म हो गई। चाहो तो खरीद लो 10 रुपए का, ना चाहो तो ना खरीदो, ऑप्शन है आपके पास। सही हो गई बात। तो ये स्टॉक वारंट क्या चीज होती है आपको समझ में आ गई, स्टॉक ऑप्शन क्या चीज होती है बात आपको समझ में आ गई। स्टॉक वारंट, स्टॉक ऑप्शन। मैं आज पता नहीं क्यों देख सक क्यों नहीं पा रहा हूं आप लोगों को, अब नजर आ रहे हैं यहां से आप लोगों को, समझ में आई नहीं आई। चलो बहुत ज्यादा डिटेल की बात नहीं करते हैं, चलो जी वालेकुम। मुझे ये बताइए व्हाट आर दी आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट से, एग्जाम्पल के तौर पर बोलिए कुछ कुछ, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। अभी सब लोग अपनी नोटबुक्स निकाल लें प्लीज, एवरीवन विथ पेपर एंड पेन, सब लोग एकदम रेडी रहिए। व्हाट आर द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, जरा सात सात आइटम बताइए कौन से हो सकते हैं। क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, बिल्कुल, शेयर होल्डर्स, व्हाट, शेयर कैपिटल। नहीं, मैं कह रहा हूं पार्टनरशिप की बैलेंस शीट तो थोड़ी बहुत याद है आप लोगों को। बेटा वो पीछे आपके वो है, हाँ हाँ जी, बिल्स पेएबल और डेटर्स। चलो पहले लाइबिलिटीज को पूरा कर लो, जरा जरा लिख कर दिखाओ, मुझे देखना है सब लोगों की नोटबुक में। एक पूरे फ्रेश पेज से लिखना ताकि हम कुछ वर्किंग भी कर सकें आगे चल के फिर। हाँ जी, कैपिटल का कुछ, लाइबिलिटीज का कुछ तो भी होगा, और बताइए भाई। जनरल रिजर्व, जरा लाइबिलिटी साइड के बताइए पहले मुझे। डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और WCR गुड, और IFR, और EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, गुड, पब्लिक डिपॉजिट्स, वेरी गुड। चलिए 7-8 हो गए मेरे ख्याल में, हो गए। अभी मैं भी यहां पर लिखूंगा। और एसेट्स में बताइए जरा प्लीज प्लीज, KCM बैच बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है ये, KCM बैच पीछे, हाँ एक मिनट आप लोग रुकिए। हाँ बेटा बताइए। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, और लैंड एंड बिल्डिंग, और बिल्स रिसीवेबल। चलिए अब जरा मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं, मैंने भी कुछ लिखे हैं, जरा देखिएगा क्या कर आ जाएगा। चलिए मैं भी कुछ आइटम्स दिखाता हूं लाइबिलिटीज के और एसेट्स के आप लोगों को, फिर उसके बारे में, उसके बाद में हम बात करेंगे। फिर मैंने लिखा है कैपिटल, रिजर्व्स। अब आपके जितने भी रिजर्व्स है ना, IFR, WCR, जनरल रिजर्व, वो सारे के सारे मैंने इसमें लिख दिए। ठीक हो गई बात। लोन्स, लोन्स किसी ने नहीं बोला था, लोन किसी ने भी नहीं बोला ना, ठीक है। प्रोविजंस, इधर से आ रहा है क्या, जाकर कह दो एक मिनट, हाँ जाकर कह दो, बस 15-20 मिनट के लिए कह देना उनसे। और
हाँ जी प्लीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने लिखे हैं, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोला था मोमिना ने शायद, और उसके बाद मैंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा है, रिजर्व नहीं लिखा मैंने, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा है। ठीक है, अब जरा एसेट्स की कुछ बात कर लेते हैं। आपने बोला फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, फलाना ढिकना, ये वो दिस दैट, बहुत सारी बातें। मैंने कहा फिक्स्ड एसेट्स जो टेंजिबल हैं, सही है। फिर मैंने लिखा फिक्स्ड एसेट्स जो इनटेंजिबल हैं। फिर मैंने कहा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स किसी ने नहीं बोला था, इन्वेस्टमेंट्स किसी ने बोला था? इन्वेस्टमेंट्स किसी ने नहीं बोला। लोन्स एंड एडवांसेस, सर लोन्स एंड एडवांसेस तो यहां आने चाहिए ना, ये पैसा हमने दूसरे लोगों को दिया है, दैट्स व्हाई इट्स अवर एसेट, सही है जी। और ये पैसा हमने किसी से लोन लिया था, इसलिए दैट्स अवर लायबिलिटी। ठीक है जी। इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, और सन्ड्री डेटर्स, और कैश एंड बैंक, ये मैंने जनरल आइटम सोच सोच के यहां पर लिख दिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये वाला पैसा और ये वाला पैसा किसका है? हाँ, पार्टनर्स का है। हाँ, हाँ जी बताइए। मैं 20 मिनट के बाद बात कर लूं आपसे? बस मैं 20 मिनट की बात कर रहा हूं, आप देख रहे हैं ना सब बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं 20 मिनट के बाद आपसे कह दूंगा, आप कर लीजिएगा 20 मिनट के बाद, ठीक है? हाँ जी, तो मैं ही कह रहा था कि अभी जो है इन सारे नंबर ऑफ आइटम्स जो भी मैंने लिखे हैं, इनको मुझे ग्रुपिंग करनी है इनकी, और उस ग्रुपिंग में आप मेरी हेल्प करिए। आपने भी सारी चीजें लगभग ये लिखी हुई हैं, आप कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे बात बताइए, कैपिटल और रिजर्व किसका पैसा है? पार्टनर्स का पैसा है। मैं इसको ओनर का पैसा कह दूं? अभी यहां पर तो हम पार्टनरशिप का काम तो नहीं कर रहे हैं, यहां पर मैं ओनर का पैसा बोल दूं। एंड हु आर द ओनर्स ऑफ कंपनी? शेयर होल्डर्स। तो मैं इसको शेयर होल्डर्स फंड बोल सकता हूं, ये भी और ये भी। ठीक है जी, मैंने ओनर्स फंड लिखा है, लेकिन आप शेयर होल्डर्स फंड कॉपी कर लीजिएगा जब लिखेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें क्या हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आप समझ रहे हैं, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म करंट? इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट की बात नहीं कर रहा मैं। करंट विद इन 12 मंथ्स, करंट का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? रिसेंट, करंट प्राइम मिनिस्टर, करंट प्रेसिडेंट, है ना? जब भी हम बात करते हैं अकाउंटिंग में करंट पीरियड होता है जो भी नॉमिनल अकाउंट्स का पीरियड होता है। नॉमिनल अकाउंट का पीरियड कितना होता है? 12 मंथ्स, इसलिए करंट पीरियड भी 12 मंथ्स का ही होता है। ठीक है, ये बात मैंने गूगल से उठा के आप लोगों के लिए डाल दी, ताकि आप सर्च करते आप यहीं देख लीजिएगा। ओके, अब मैंने क्या काम करना है, ये जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है ना, इन एक्सटर्नल लायबिलिटीज को मुझे दो हिस्सों में बांटना है। एक तो जो कि करंट है, यानी कि जो 12 महीनों के अंदर अंदर जो चीजें चेंज होने की संभावना है, चाहे वो चेंज हो या ना हो। प्लीज यार बातें ना करे हो यार, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। प्लीज आप कंटिन्यूअस बोल रहे हो, मैं बहुत इग्नोर कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा था कि अगर मैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज को दो भागों में बांटना चाहता हूं, एक तो वो चीजें जो मुझे लगता है, संभावना है कि 12 महीनों के अंदर अंदर चेंज हो जाएंगी, एक तो वो वाली चीजों, वो वाले बक्से में मुझे डालना है, और एक वो जो 12 महीनों के अंदर चेंज नहीं होंगी। तो मैं यहां पर बांटना चाह रहा हूं दो हिस्से, एक तो नॉन करंट और एक करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, और बिल्कुल सेम फॉर्मेट में मैं एसेट्स को भी बांटना चाहता हूं दो हिस्सों में, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ये बात थोड़ी मुश्किल है थोड़ी समझने के लिए?
ना समझ में आई हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, अगर कुछ लोड आया हो दिमाग पर। तो जो भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी, जो भी हमारे एसेट्स थे, उनको हमने दो दो भागों में बांट दिया, यानी कि लायबिलिटीज भी दो हिस्सों में बढ़ गई, एसेट भी दो हिस्सों में बढ़ गए। अब मैंने उन सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को एक जगह पर लिख लिया। अब मैं आपको इसका बाइफर्केशन करके दिखाऊंगा कि कौन सी चीजों को मैं नॉन करंट में डालूंगा और कौन सी चीजों को मैं करंट में डालूंगा, और सेम वे में मैं एसेट के साथ भी यही करने वाला हूं। अच्छा मुझे बात बताइए, लोन्स जो हैं वो 12 महीनों के अंदर अंदर चेंज होने की संभावना है? हाँ, नहीं है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने जो 10 साल पहले लोन लिया हो, इस साल वो लोन खत्म होने वाला है, ऐसा भी तो हो सकता है। लोन लिया था मैंने पिछले 10 साल पहले, लेकिन इस साल वो लोन खत्म होने वाला है, तो वो तो एक्सपेक्टेड है कि लोन खत्म होगा। तो क्या मैं उसको नॉन करंट बोलूं या मैं उसको करंट बोलूं, या मैं दोनों बोल सकता हूं? दोनों बोल सकते हैं? नहीं। तो मैंने क्या काम किया, लोन यहां पर भी लिख लिया, लोन यहां पर भी लिख लिया। ये वाला लोन कौन सा है? नॉन करंट लोन। और ये वाला लोन कौन सा है? करंट लोन या शॉर्ट टर्म लोन। आप इसको बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स और इसको बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। कोई प्रॉब्लम है इस बात पर? ठीक है। प्रोविजंस कैसे हो सकते हैं? सिर्फ शॉर्ट टर्म होंगे या सिर्फ लॉन्ग टर्म होंगे, या दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। तो मैंने दोनों जगहों पर लिख लिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अरे मेरे बच्चों शाबाश, मजा आ गया। क्या वो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं? मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म कह रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि भैया 12 महीनों तक हमारे क्रेडिटर्स बदलेंगे नहीं, हम तो धंधा ही नहीं करते हैं, ऐसा है क्या? अरे वो ट्रेड करते हो ना यार, ट्रेड करते हो तो फिर आपकी ये चीजें चेंज भी होंगी। जब चेंज होंगी तो वो चेंज होने पर तो करंट बन जाएंगी ना, तो वो तो ये बन ही नहीं सकती। तो मैंने क्या काम किया, जहां पर मैंने बोल दिया अदर क्रेडिटर्स, लेकिन यहां पे मैंने बोला ट्रेड क्रेडिटर्स। अदर क्रेडिटर्स में मैंने वो बात बोली, सपोज मैंने किसी से मशीनरी खरीदी, उसको पैसे आज नहीं दिए और उससे कह दिया भैया 2 साल के बाद पैसा दूंगा तुझे मैं, तो वो मैंने अदर क्रेडिटर्स बोल दिए, लेकिन मैंने उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं बोला। ट्रेड क्रेडिटर्स मैं यहां पर बोल रहा हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम करंट ही होगा, नॉन करंट नहीं हो सकता है वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम। समझ में आ गई बात? चलो जी, अब जरा एसेट्स की बात कर लेते हैं। एसेट्स का भी बंटवारा वैसे ही करना है, नॉन करंट में और करंट में, सही है? मैं कह रहा हूं फिक्स्ड एसेट नॉन करंट में लिखूं या करंट में लिखूं? दोनों में लिख सकता हूं? दोनों में लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकते हैं। सर वो फिक्स्ड एसेट कैसे हो जाएंगे फिर? फिक्स्ड एसेट्स होने की कुछ 3 शर्तें हैं, क्लास 11 याद करिए। क्या है बताइए दूसरा? प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक गेन, नहीं। हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स और नॉट फॉर द इंटेंशन ऑफ रीसेल। डेप्रिशिएट होना इज नॉट दैट थिंग। हमें उम्मीद है कि इसको हम बेचेंगे नहीं, इसलिए ही तो फिक्स्ड एसेट है। अगर वो हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होगा, 12 महीनों से ज्यादा भी रखेंगे और इंटेंशन नहीं है बेचने की, तभी तो फिक्स्ड एसेट्स बन रहे हैं। मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता, क्लास 11 नहीं पढ़ाने वाला हूं यहां पर, लेकिन एक बस थोड़ा सा ब्रशिंग अप कर रहा हूं ताकि आप लोगों को रिकॉल हो सके। अच्छा एक बार बताओ, फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल कहां जाएंगे? नॉन करंट में ही जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करंट या दोनों में? आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो ना लिखते वक्त, सोचते वक्त, या ऐसे बस जो स्क्रीन में आ रहा है बस बोल दे रहे हो, बस बिना सोचे समझे बस? हाँ, इस्तेमाल हो रहा है ब्रेन पीछे। ओके, लोन्स एंड एडवांसेस दोनों हो सकते हैं। चलो जी, लोन्स एंड एडवांसेस यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया। अब बताओ इन्वेंट्रीज
सिर्फ करंट हो सकती हैं भैया, वो दोनों नहीं हो सकती हैं। मैंने यहां पे लिखा इन्वेंट्रीज, सन्डी डेटर्स करंट, सिर्फ करंट, सन्डी डेटर्स, कैश एंड बैंक सिर्फ करंट। सही है जी। अब हमने जो भी हमारी लायबिलिटीज थी उनको थोड़ा सा दोगुना करके लिख दिया, कुछ नॉन करंट कुछ करंट, कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज कुछ करंट लायबिलिटीज, कुछ नॉन करंट एसेट कुछ करंट एसेट, और हमारे शेयर होल्डर्स फंड तो एक ही हैं बस। सही है जी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों को एक चीज ये सिखाऊं अगर, तो आप लोगों के समझ में आएगी क्या, और मुझे ये बताना कि ये चीजें सही लिखी हुई हैं या नहीं। प्रायोरिटी नंबर 1, क्या इन्होंने कहा कि जो चीजें एक्सपेक्टेड हैं कि जो कभी भी चेंज नहीं होंगी, ये 10 साल में तो कभी चेंज होनी ही नहीं है, उनको आप सबसे ऊपर लिखो। सही है। बाद में इन्होंने कहा कि उन आइटम्स को आप इनके बाद लिखो जो बहुत ही कम चेंज होते हैं। तीसरे नंबर पर आप उन आइटम को लिखो, यानी कि इन दोनों के बाद जो कभी, जो बार बार चेंज होने की संभावना है उनकी, और लास्ट में आप वो चीजें लिखो जो हर बार चेंज होते रहते हैं। सही है। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, ये ऑर्डर ठीक लिखा हुआ है? पहले करंट लायबिलिटीज, फिर नॉन करंट, फिर शेयर होल्डर्स फंड। हाँ, सबसे पहले क्या होना चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड। शाबाश, मजा आ गया, पूरी क्लास ने आज दिल रख लिया भाई मेरा, मजा आ गया। उसके बाद नॉन करंट, और उसके बाद करंट लायबिलिटीज। यहां पर नॉन करंट पहले और करंट बाद में। सही है जी। आ जाओ फिर बैलेंस शीट बनाकर देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला आपने? उसके बाद क्या बोला? उसके बाद शाबाश, मजा आ गया। आप लोग ये जान चुके हो कि शेयर वारंट से जो आया हुआ पैसा है वो कहां आना चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड में आना चाहिए। ठीक है। एक स्टार चीज और है जरा, बस जो लास्ट बची हुई है बैलेंस शीट सिखाने से पहले, मुझे बस सिर्फ एक लास्ट चीज है। क्या चीज है वो? कि जिस वक्त शाहरुख खान ने पैसा मंगाया था पब्लिक से और उसको सब चीजों को बंटवारा करना था, हाँ जी अम्मा जी तुम ये ले लो, अहलिया साहिबा तुम इतना, काजोल साहबा तुम ये इतना पैसा ले लो, और पैसा वापस इतना करना है जी, ये सब काम करना था। शाहरुख खान के पास पैसा रखा हुआ था, इतने में बैलेंस शीट की डेट आ गई। शाहरुख खान के पास 2,80,000 रुपए रखा हुआ है। सही है। अभी तक अलॉटमेंट हुआ नहीं है। अभी तक अलॉटमेंट हुआ नहीं है। शाहरुख खान के पास पैसा रखा हुआ है, तो उस 2,80,000 रुपए को मैं कहां दिखाऊं, ये बताओ मुझे। हाँ, सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में, करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटीज में। तो यानी कि जो शेयर के लिए पैसा लिया है आप उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज में शो करना चाहते हैं। ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज के तो पार्ट्स हैं। हाँ, सवाल समझ गए हो नहीं? ये बताओ, मैं पूछ क्या रहा हूं, ये सवाल समझ गए हो? मैं ये पूछ रहा हूं, शेयर कैपिटल के लिए एप्लीकेशन मनी कुछ आया था, शेयर कैपिटल के लिए एप्लीकेशन मनी कुछ आया था, अभी उसका बंटवारा नहीं हुआ है, उसको कहां दिखाऊं ये बताओ? शेयर होल्डर्स फंड में दिखाऊं या एक्सटर्नल लायबिलिटीज के हिस्से में दिखाऊं? यानी कि उनसे हमारा रिश्ता जुड़ गया। हो सकता है वो सारे के सारे पैसे वापस करने हो शाहरुख खान को। ये भी तो हो सकता है, बताइए। प्रॉब्लम है, उसको मैं लिखूंगा बिल्कुल सेपरेट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये बिल्कुल एक स्पेशल हेडिंग है। और कौन से पैसे हैं ये पता चल गया आपको? किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज अभी पूछ लीजिएगा, मैं फ्लो में हूं, अच्छे से बता दूंगा आपको। मैंने क्या कहा, शेयर होल्डर्स फंड में हमने अभी बताया कि शेयर कैपिटल,
रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, क्योंकि अगर मैंने इश्तियाक से 10 रुपए ले लिए तो मैं उसको वापस नहीं करने वाला हूं, अब वो तो उसका नुकसान है, तो इसलिए मैंने उसको शेयर होल्डर फंड में जाकर लिख दिया, लेकिन शेयर कैपिटल के साथ नहीं मिलाया मैंने उसको। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन शाहरुख खान को हो सकता है शायद पूरा का पूरा पैसा वापस करना पड़े, तो इसलिए मैंने उसको सेपरेट हेडिंग में शो किया है। ये बात समझ में आ गई? शेयर होल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। बट अब मैंने यहां पर एक पॉइंट ऐड कर दिया, जो पैसा शाहरुख खान के पास अभी रखा हुआ है उसने दिया नहीं है, हो सकता है सारा वापस करना पड़ जाए, हो सकता है शेयर कैपिटल में पहुंच जाए, और हो सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम के पास ही पहुंच जाए जो रिजर्व एंड सरप्लस में बैठ के रखे हुए हैं। ये बात समझ में आई? अभी के लिए फिलहाल क्योंकि कुछ हिसाब नहीं हुआ है, तो हम उसको ना शेयर कैपिटल बोल सकते हैं ना रिजर्व एंड सरप्लस बोल सकते हैं, ऑब्वियसली तो है ही नहीं, ना ही हम उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज काउंट कर सकते हैं। तो इस वक्त के लिए हमने ये वाली चीज काउंट कर ली है। हर क्वेश्चन में नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट के वक्त ये चीजें कहां लिखी जाती हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब जरा खेलते हैं अंदर की डिटेल्स। अभी हमने ग्रुप करने के बाद उनको नॉन करंट और करंट में समेटा था। अब आप जरा देखते हैं कि इनको यहां पे कैसे लिखा जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले बोलेंगे आप कुछ? सबसे पहले लोन्स, मैं उसको बोलता हूं बोरोइंग। बोरोइंग्स और लोन्स में कुछ फर्क? बोरोइंग्स और लोन्स में मैं कहता हूं अच्छा अल्फाज बोरोइंग्स लग रहा है, तो मैंने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और मैंने लिखा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जहां शादी वाली बैलेंस शीट में मैं सिंपली लिख सकता था लोन्स सिर्फ और सिर्फ, मैंने अब उनको दो हिस्सों में बांट दिया और दोनों में लिख दिया। कोई गुनाह कर दिया? लेकिन एक आसानी कर दी उस इंसान के लिए जो ये देखना चाहता है इनके ऊपर अभी कितने के कर्जे हैं जो इनको अभी उतारने हैं। इधर देख लो, इधर तो जाने की जरूरत ही नहीं। एक रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बात को अच्छे से समझ पा रहा है कि इनके ऊपर अभी हाथों हाथ लगे कितनी लायबिलिटीज हैं, और ये वाली लायबिलिटी इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है अभी इनको पे करने के लिए। ठीक है भैया, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? प्रोविजंस हो सकते हैं। मैंने प्रोविजंस यहां पे लिख दिए, यहां पे भी लिख दिए। कोई बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं आप लोगों को जो समझ में ना आ रही हो? सही है भैया? और क्या हो सकता है? हाँ, आप तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज के हिसाब से बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, वर्क्समैन का कंपनसेशन क्लेम भी हो सकता है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां होंगे? लॉन्ग टर्म में दोनों जगह पर होंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स पूछ रहा हूं मैं बस। ट्रेड पेबल्स आ गया, ट्रेड पेबल्स आ गया। अब क्या बोल रहा हूं, जो भी अटरम सटरम चीजें बची हैं उन सारी चीजों को आप लिखो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और आप लिखो अदर करंट लायबिलिटीज। अब आपके आप आ गए वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम, अदर क्रेडिटर्स, जितनी भी चीजें हैं आपकी वो अदर वाले कॉलम में करके लिख दीजिए। ये आपकी पूरी इक्विटी एंड लायबिलिटीज का कॉलम कंप्लीट हो चुका है एज पर शेड्यूल 3। बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है? जरा आ जाओ, जरा करंट एसेट, ये नॉन करंट एसेट देखते हैं। सबसे पहले क्या भैया? फिक्स्ड एसेट्स। चलो मैंने फिक्स्ड एसेट्स लिख दिए। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, लोन्स एंड एडवांसेस, और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहां लिखूं, यहां लिखूं या यहां लिखूं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। डेटर्स कहां लिखूं? मैंने इन्वेंट्रीज भी लिखा और मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स भी लिखा और मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी लिखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ करंट में लिखा। कुछ गलती करी? कैश एंड बैंक, थोड़ा सा इज्जत से बात कर रहे हैं। अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, तब हम आपको और अच्छे से बताएंगे। इसका थोड़ा सा नाम अच्छा सा कर दिया जरा इसको। ये बात ठीक हो गई? और क्या चीजें आ सकती हैं साहब?
लोन्स एंड एडवांसेस कहाँ, एक ही में आएगा, दोनों में आएंगे? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और क्या आएगा? एक ब्रॉडर कैटेगरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही सर। अब अटरम सटरम चूरन चटनी वाली कैटेगरी बना देते हैं। यहां पे भी लिख दो अदर नॉन करंट एसेट्स, यहां पे भी लिख दो अदर करंट एसेट्स। अब ये फिक्स एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी? टेंजिबल इंटेंजिबल का जोर लगा दें, टेंजिबल इंटेंजिबल का जोर लगा दें वहां पर। एक तो टेंजिबल हो गया, एक इंटेंजिबल हो गया, सारे आ गए इसके अंदर। अब प्लांट एंड मशीनरी कहां लिखोगे? गुडविल कहां लिखोगे? पेटेंट कहां लिखोगे? कॉपीराइट कहां लिखोगे? अयो कोई बात। अब मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपकी ही अपनी फैक्ट्री में आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, बिल्डिंग बनाते वक्त 5 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है अभी तक, बट अभी तक बिल्डिंग तैयार नहीं हुई। 5 करोड़ रुपया लग चुका है अभी, लेकिन बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हुई। कहां दिखाओगे? लैंड एंड बिल्डिंग्स में? इन्वेस्टमेंट्स में? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक नया नाम सिखा रहा हूं आप लोगों को, पहली बार। क्या बोल रहा हूं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर ये तो ये वाली चीजों का अधूरा हिस्सा हो गया, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंटेंजिबल का भी कुछ अधूरा हिस्सा रह गया हो? इंटेंजिबल का सर अधूरा हिस्सा कैसे रह सकता है? ऐसा तो नहीं सोचा। हाँ, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करा है अपनी ही फैक्ट्री के लिए, जो कि आपको अगले 20 साल तक के लिए मदद करेगा, तैयार नहीं हुआ अभी। 1.5 साल की सैलरीज रिकॉर्ड करनी है, 1.5 साल से आप अपने टॉप एंड इंजीनियर्स को सैलरी दे रहे हो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेकिन आज तक वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या करें? इंटेंजिबल में लिख लें जाकर उसको, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, एक नया नाम बोल रहा हूं। तो साहब आपने इन सारी चीजों में ये 2 नई चीजें पढ़ी हैं इधर, और आपने 2 नई चीजें पढ़ी हैं यहां पर, और बाकी ये सारी की सारी बैलेंस शीट एग्जैक्टली वही है जो पहले थी। हमने एक चीज के 2-2 हिस्से करके लिखे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बड़ी नजर आ रही है आपको, बट ये बैलेंस शीट ऐसे और ऐसे नहीं लगती है, ये बैलेंस शीट ऐसे लिखी जाती है। टी शेप्ड फॉर्मेट नहीं होगा, वर्टिकल स्टेटमेंट फॉर्मेट लिखा जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये वाली बैलेंस शीट? ये वाली बैलेंस शीट बहुत ज्यादा मुश्किल है? अब आप लोग मुझे बताइए, कॉपी करना चाहते हैं या अगला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं? इसमें कौन सी चीज आप लोग कॉपी करना चाह रहे हैं? देखो मैं बताऊं ना, जब भी बैलेंस शीट बनाओ सबसे पहले इसको ऐसे कर लो, सबसे पहले तो ये काम कर लो। उसके बाद में अगर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अगर है तो उसका कॉलम बना लेना।